नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज बात करने वाले हैं उस सियासी आरोप की जिसने हरियाणा ही नहीं पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपके वोट की कीमत जीरो हो जाए यानी कि शून्य, अगर आपकी उंगली पर लगी शाही बस दिखावे की बनकर रह जाए, अगर ईवीएम में डाले गए वोट असल में कहीं और गिने जाए, क्या आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या फिर इसे चुनावी डकैती कहेंगे? आज यही सवाल हरियाणा की धरती से उठ रहा है। राहुल गांधी ने बिहार की धरती से एक ऐसा दावा किया है जिसने मानो हरियाणा की सत्ता की नींव हिला दी है। राहुल गांधी कह रहे हैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार वोट चोरी करके सरकार बनाई है, यानी कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो चुनावी धांधली, वोटों में धांधली के जरिए बनी है। और राहुल गांधी का कहना है कि वे जल्द ही इसका सबूत भी पेश करने जा रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर ये बात सच हुई, अगर ये आरोप साबित हो गए तो क्या होगा? क्या हरियाणा की विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे उलट सकते हैं? एक तरफ राहुल के आरोप है, दूसरी ओर प्रदेश के 23 विधायकों का भविष्य कोर्ट के फैसले के आसरे टिका हुआ है। दोस्तों, क्या 4 मंत्रियों समेत 23 विधायकों की कुर्सी सचमुच खतरे में है? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या लोकतंत्र की जड़ें इस देश में सुरक्षित है ये या धीरे धीरे खोखली हो रही है? दोस्तों, मामला आखिर है क्या, जरा साफ साफ समझते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और निर्दलियों ने अपनी अपनी जीत दर्ज की, लेकिन इन नतीजों को अब कोर्ट में चुनौती दी गई है। कुल 23 विधायकों की जीत पर सवाल उठ गए हैं। इनमें से 18 भारतीय जनता पार्टी के, 3 कांग्रेस के, एक इंडियन नेशनल लोकदल का और एक निर्दलीय विधायक शामिल है और इसमें 4 मंत्री भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आरोप क्या है। राहुल गांधी ने कहा है हरियाणा में कांग्रेस 8 सीटें महज 22,779 वोट से हारी है। उनका आरोप है अगर वोट चोरी नहीं हुई होती तो कांग्रेस सरकार बनाती। राहुल का दावा है यह सिर्फ हार जीत की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। अब आप कहेंगे कि बीजेपी ने इस आरोप पर क्या कहा? बीजेपी ने पलटवार किया और बड़ा जवाब दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साफ कह रहे हैं कि वोट चोरी का आरोप सिर्फ हार छिपाने का बहाना है। सच ये है कि कांग्रेस हार मानने को तैयार ही नहीं है। बीजेपी का तर्क यह भी है कि अगर वोट चोरी हुई होती तो बीजेपी 7 विधानसभा सीटें महज 12,000 वोट के अंतर से नहीं हारती। यानी उनका कहना है कि हार को स्वीकार करिए, हार को लोकतंत्र का हिस्सा मानिए। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल यह भी है कि कोर्ट में मामला कैसे पहुंच चुका है और कोर्ट में सिर्फ आरोप नहीं, सबूत भी पेश किए जा रहे हैं। याचिकाओं में साफ कहा गया है कि चुनाव में भारी गड़बड़ियां हुई है, मतदाता सूची में नामों की हेराफेरी हुई है, बड़ी संख्या में फर्जी वोटर जोड़े गए हैं और फर्जी वोट डाले गए, ईवीएम मशीनों पर शक जताया गया, निरस्त वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई और यहां तक कि मतदाताओं को दबाव में लेकर वोट डलवाए गए। यानी मामला सिर्फ हार जीत का नहीं बल्कि जनता की आवाज का है। दोस्तों, यही वजह है कि कांग्रेस अब पूरे प्रदेश में आक्रामक दिखाई दे रही है। मार्च निकाले जा रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी वोट चोर पार्टी है। बूथ कैप्चरिंग कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है तब तब ईवीएम पर सवाल उठाती है। सैनी यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमला बोलते हुए कहा जिनका जन्म भ्रष्टाचार की दलदल में हुआ है वे नरेंद्र मोदी जैसे ईमानदार नेता पर उंगली उठा रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल यह है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? क्या सचमुच हरियाणा की तीसरी बार बनी भारतीय जनता पार्टी सरकार वोट चोरी का नतीजा है
या फिर ये कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति है चुनावी हार को ढकने की। और यही से शुरू होती है असली लड़ाई और कोर्ट की लड़ाई, सबूतों की लड़ाई और लोकतंत्र की असली परीक्षा। दोस्तों, बात करते हैं उस असली धमाके की, उस राजनीतिक भूकंप की जिसने हरियाणा की राजनीति को हिलाकर रख रखा है। आपको याद दिला देते हैं, हरियाणा में कुल 23 विधायकों की जीत को चुनौती दी गई है। इनमें से 18 विधायक बीजेपी के, 3 कांग्रेस के, एक इनेलो और एक निर्दलीय शामिल है और इनमें से 4 तो मंत्री हैं। अब जरा एक एक करके देखते हैं कि किस विधायक या मंत्री की जीत को किसने चुनौती दी है और क्या कहा है अपनी चुनौती में। सबसे पहला और सबसे बड़ा मामला है उचाना सीट का। यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र अत्री जीते, लेकिन उनकी जीत को चुनौती पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने दी है। दोस्तों, फर्क सुनिए, ब्रजेंद्र सिर्फ 32 वोट से हार गए थे। जी हां, सिर्फ 32 वोट। और यही वजह है कि उन्होंने बैलेट पेपर की दोबारा गिनती की मांग करते हुए याचिका दायर की है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर माना है और लगातार सुनवाई चल रही है। पिछली बार जब देवेंद्र अत्री की ओर से तारीख बढ़ाने की कोशिश की गई थी या तारीख बढ़वाने की मांग रखी गई थी तो कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की थी। यानी इस सीट पर फैसला बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। और दूसरा बड़ा मामला है पलवल सीट का। यहां से भारतीय जनता पार्टी विधायक और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम जीते, लेकिन उनकी जीत को चुनौती दी है कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल ने। तीसरा बड़ा केस फरीदाबाद सीट का है। दोस्तों, यहां से बीजेपी विधायक और शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल जीते, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार लखन सिंगला ने याचिका दायर की। चौथा मामला है अटेली सीट का। यहां से स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जीती है, लेकिन उनके खिलाफ भी अतरलाल ने याचिका दायर की और आरोप फर्जी वोटिंग और चुनावी अनियमितताओं का लगाया गया है। पांचवा बड़ा मामला है पानीपत ग्रामीण सीट का। यहां से शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जीते, उनके खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार सचिन कुंडू ने याचिका डाली है। आरोप ईवीएम में छेड़छाड़ और गिनती में गड़बड़ी का है। अब दोस्तों सोचिए, अगर कोर्ट ने इन 4 मंत्रियों की सदस्यता रद्द कर दी तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पर सीधा खतरा मंडराने लगेगा। अब आइए देखते हैं बाकी बीजेपी विधायकों के खिलाफ याचिका केस क्या क्या है। बड़कल सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक दिनेश अदलखा के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप सिंह ने याचिका डाली है। होडल से बीजेपी विधायक हरिंदर सिंह के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने याचिका दी है। नलवा सीट से बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार के खिलाफ अनिल मान ने याचिका डाली है। फरीदाबाद एनआईटी सीट से बीजेपी विधायक सतीश कुमार फागना के खिलाफ कांग्रेस नेता नीरज शर्मा ने याचिका डाली है। नीरज शर्मा इससे पहले इस सीट से विधायक भी होते थे कांग्रेस के। दादरी सीट से बीजेपी विधायक सुनील सांगवान के खिलाफ कांग्रेस की मनीषा सांगवान ने याचिका डाली है। बावल सीट से भारतीय जनता पार्टी विधायक कृष्ण कुमार रंगा के खिलाफ पूर्व मंत्री एमएल रंगा ने याचिका दी है। राय सीट से बीजेपी विधायक कृष्णा गहलावत के खिलाफ जय भगवान ने केस डाला है। नीलोखेड़ी से बीजेपी विधायक भगवान दास कबीर पंथी के खिलाफ पूर्व विधायक धर्मपाल गोंदर ने केस किया है। इंद्री सीट से भारतीय जनता पार्टी विधायक रामकुमार कश्यप के खिलाफ पूर्व विधायक राकेश कंबोज ने याचिका डाली है। सोनीपत सीट से बीजेपी विधायक अनिल मदान के खिलाफ रमेश खत्री नंबरदार ने याचिका डाली है। सफीदो सीट से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम के खिलाफ पूर्व विधायक कांग्रेस के सुभाष गांगुली ने केस किया है। खरखोदा सीट से बीजेपी विधायक पवन खरखोदा के खिलाफ जयवीर वाल्मीकि ने याचिका डाली है। अब आते हैं गैर भाजपा विधायकों पर। थानेसर सीट से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के खिलाफ पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने याचिका डाली है। यहां भी जीत हार का अंतर बेहद कम था दोस्तों।
पंचकुला सीट बेहद हॉट सीट मानी जाती रही है और यहां से कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन के खिलाफ पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने केस किया है। लोहारू सीट से कांग्रेस विधायक राजवीर फटिया के खिलाफ राजवीर सिंह ने याचिका डाली है। डबवाली सीट से इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक आदित्य देवीलाल के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व विधायक अमित सिहाग ने याचिका डाली है। बहादुरगढ़ सीट से निर्दलीय विधायक राजेश जून के खिलाफ रमेश दलाल ने केस किया है। दोस्तों, ये पूरा आंकड़ा बताता है कि किस तरह हरियाणा चुनाव 2024 सिर्फ विधानसभा तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर चल रही बहस बन चुका है। अब सवाल उठता है, अगर कोर्ट में सबूतों से यह साबित हो गया सचमुच वोटों में गड़बड़ी हुई है, तो नतीजा क्या होगा? सबसे पहले इन विधायकों की सदस्यता रद्द हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद उपचुनाव भी हो सकते हैं और अगर 4 मंत्रियों की सदस्यता रद्द हुई तो सीधे सरकार पर खतरा भी मंडराने लगेगा। यानी यह मामला किसी छोटे मोटे विवाद का नहीं, बल्कि हरियाणा की सत्ता के भविष्य का है। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।